हेडिंग का नाम है संघाई सहयोग संगठन। उसी को शॉर्टकट में SCO कहते हैं, संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से कुछ सवाल बने हैं, अच्छे सवाल बने करंट में भी, और वो आपसे हो सकता है कि मालूम कर ले SSC ऐसे सवालों को। इसे थोड़ा सा अपडेट करेंगे और 24 तक की बात करेंगे इस वाले हेडिंग में हम। ये जो संघाई सहयोग संगठन है, पहला सवाल तो यही है कि भाई इसकी स्थापना कब हुई थी। तो संघाई सहयोग संगठन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2001 में। SSC स्थापना जैसी चीज़ों पे भी चर्चा करती है और स्थापना भी मालूम करती है। तो संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुई थी। ठीक है। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बनाया गया इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया भैया, वो बनाया गया बीजिंग में। तो एक तो डाउट ये ख़त्म हो जाना चाहिए कि संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय संघाई में है। संघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर संघाई में नहीं है, बल्कि कहाँ है, वो है बीजिंग में। हालांकि बीजिंग भी कहाँ है, चीन में है, और संघाई भी कहाँ है, चीन में है। ठीक है। चलिए अगर बात करें संघाई सहयोग संगठन के संबंध में, तो जो संघाई सहयोग संगठन है उसने अपनी सांस्कृतिक राजधानियां बनाई हैं। ठीक है। संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक राजधानी, तो पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाया था वाराणसी को। संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक राजधानी कहाँ बनी थी, तो वाराणसी को बनाया। और 2023 के लिए 2023 में भारत ने मेज़बानी करी थी। संघाई सहयोग संगठन का अध्यक्ष 2023 में भारत था। उसके बाद में 24 में कजाकिस्तान को जो है मेज़बानी दी गई। तो कजाकिस्तान का जो शहर अलमाटी है, वो अलमाटी संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक राजधानी बना 24 के लिए। अब 25 में चाइना मेज़बानी कर रहा है। अब जो 25 आएगा तो चाइना जो है वो SCO की मेज़बानी करेगा। तो चीन का एक शहर है किंदाओ, और उसको जो है सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया है। तो याद रखो, अगर सवाल ये आ जा कि संघाई सहयोग संगठन मतलब SCO की सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक व पर्यटक राजधानी SCO की सांस्कृतिक व पर्यटक राजधानी सबसे पहले किससे बनाया गया था। तो अगर सवाल ये पूछा कि SCO की पहली सांस्कृतिक व पर्यटक राजधानी कौन सा शहर बना, तो आंसर आपको लगाना है वाराणसी। ठीक है। क्या लगाना है, वाराणसी। तो पहला बना था वाराणसी, मतलब 2023-24 के लिए। ठीक है। दूसरा शहर बना भाई, वाराणसी कहाँ है, भारत में, भारत के उत्तर प्रदेश में। और दूसरा बना है अलमाटी। अलमाटी बना 2024-25 के लिए, और अलमाटी जो पड़ता है वो कजाकिस्तान में है। कहाँ है,
और अभी 2024 में सवाल आया है कि एससीओ की तीसरी सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी, एससीओ ने तीसरी सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसको बनाया है? तो चूंकि अब की बार 25 में मेज़बानी कर रहा है चीन, तो चीन का एक शहर है, उसका नाम जरूर अच्छे से याद रखें। हाँ, किंगदाओ, किंगदाओ। और ये 2025-26 के लिए मेज़बान है। और कहाँ का शहर है? चाइना का। ये भी जरूर याद रखें, यहाँ से सवाल के बनने की संभावना है आपके लिए। कभी कभी क्या होता है ना, एसएससी बिल्कुल पहले पर चली जाती है कि बताओ संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक व पर्यटक राजधानी किसको बनाया गया था? वाराणसी को। और तीसरी राजधानी कौन सा शहर बना है? तो उसका नाम है किंगदाओ। कहाँ का है? और पिछले साल, मतलब इसी साल कौन था सांस्कृतिक राजधानी? अलमाटी। तो यहाँ से सवाल के आने की पूरी संभावना है एसएससी के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं संघाई सहयोग संगठन की, तो एक और इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है। देखो, संघाई सहयोग संगठन का पहला सम्मेलन 2001 में हुआ और वो हुआ संघाई में। ठीक है, तो संघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन, एससीओ के शिखर सम्मेलन, एससीओ के शिखर सम्मेलन अब तक जो हुए हैं या आगे होंगे। ठीक है, तो इसका प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था, प्रथम शिखर सम्मेलन तो जब ये बना था सन 2001 में, तभी इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। और इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था सन 2001 में, और वो हुआ था चीन में। और चीन के जिस शहर में हुआ था उसका नाम क्या था? शंघाई। अभी इसी साल 2024 में इसका 24वां शिखर सम्मेलन हुआ है। भाई 2001 में अगर पहला हुआ है तो 24 में 24वां आएगा। ठीक है, तो इसी क्रम को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाएं तो इसका 24वां शिखर सम्मेलन हुआ है। 24वां शिखर सम्मेलन ये हुआ बेटा 2024 में। और ये शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो हुआ है कजाकिस्तान की जो राजधानी है अस्ताना। तो ये कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ है। कजाकिस्तान के शहर अस्ताना में हुआ है। सामान्यतः एससीओ की बैठक में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री भाग लेते हैं मैक्सिमम, लेकिन इस बार भारतीय प्रधानमंत्री ने हिस्सा नहीं लिया, बल्कि जो विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर हैं, ये भी सवाल बड़ा अच्छा बनेगा। वो पूछा जाएगा कि कजाकिस्तान के अस्ताना में एससीओ का शिखर सम्मेलन हुआ, बताइए भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, कौन भारत की तरफ से गया था। तो वैसे इस सम्मेलन में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं गए और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, भारत का प्रतिनिधित्व मतलब भारत की तरफ से जो गए थे वो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। आजकल एस जयशंकर जो हैं बहुत सारी समिट में हिस्सा ले रहे हैं, काला चश्मा लगा के। ठीक है, हाँ, और पाकिस्तान में तो बनता भी है एटीट्यूड दिखाना है।
वो छोटे अपने आप को समझते कब हैं? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपकी हरकतें जो हैं वो ना तो दूसरों को सम्मान देने की है ना सम्मान लेने की है। ठीक है, चलिए जो भी ये कुल मिला के बढ़िया ही रहा है ना। 25वां शिखर सम्मेलन, 25वां शिखर सम्मेलन, अब देखो नंबर 25वां है तो 2025 में होगा, और मैंने बताया है अभी के इस 25वें शिखर सम्मेलन मतलब 2025 में जो एससीओ का मेज़बान है वो चीन है। ठीक है, तो 2025 में इसकी मेज़बानी जो होगी या बैठक जो होगी वो कौन करेगा? वो चाइना करेगा। चीन में जो है ये बैठक होगी। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि चीन के किस शहर में होगी, ज़्यादातर राजधानी में ही बैठक होगी, नहीं तो चीन का सबसे बड़ा शहर संघाई है, हो सकता है कि संघाई में मीटिंग हो। ठीक है, हाँ, तो ये थोड़ी सी बात याद रखो शिखर सम्मेलन की। पहला वाला हुआ था संघाई में 2001 में, अभी हाल फिलहाल में 2024 में हुआ है अस्ताना में कजाकिस्तान के, और 25वां शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ होगा? चीन में होगा। तो कहाँ हुआ है, पहला कहाँ हुआ था और अगला कहाँ होगा सम्मेलन, ये लिस्ट भी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि आगामी शिखर सम्मेलन भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं, देखिए अब यहाँ से बात करते हैं कुल मेंबर्स की। संघाई सहयोग संगठन में कितने मेंबर हैं? ठीक है, तो संघाई सहयोग संगठन के कुल सदस्य है, और यहां से भी एक सवाल करंट में बना है। संघाई सहयोग संगठन में कुल कितने मेंबर हो गए हैं? तो 9 + 1 मतलब 10। अब 9 + 1 मैंने क्यों लिखा? इसका मतलब 9 पहले थे, एक मेंबर इसी साल जुड़ा है कजाकिस्तान में, एक नया देश जुड़ा है। और जब भी याद रखो कोई नई कंट्री किसी संगठन का हिस्सा बनती है और वो संगठन उस संगठन में इंडिया भी हो तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता, है सवाल हमारे लिए। ठीक है, तो पहली बात यह है कि जो मेंबर हैं 10 कौन से हैं? तो सबसे पहले है चीन मेंबर है इसमें। अच्छा, चीन इसको लीड करता, चीन किससे शुरुआत हुई थी और ये चीन ही इसको लीड करता है। तो चीन है, भारत। एक सवाल बड़ा अच्छा बनाएगा कि भारत एससीओ का मेंबर कब बना था? भारत 2001 में संघाई सहयोग संगठन का मेंबर नहीं था, ना पाकिस्तान था। भारत और पाकिस्तान दोनों 2017 में एससीओ के मेंबर बने हैं, तो ये भी अच्छा सवाल बनेगा। जबकि एससीओ बना था 2001 में, लेकिन भारत उसमें शामिल हुआ 2017 में, और अब चल रही है 2024। इसका मतलब भारत को कोई लंबा समय नहीं हुआ है एससीओ में गए हुए, लेकिन जब से भारत एससीओ में पहुंचा है, भारत ने अपनी उपस्थिति बड़े धमाकेदार ढंग से दर्ज कराई है, और 2023 में मेज़बानी भी कर ली। 2023 में पिछले साल मेज़बान भी थे हम 23वें शिखर सम्मेलन के, और पहली सांस्कृतिक राजधानी भी अपनी बना ली, क्या? वाराणसी को। ठीक है, चलिए तीसरा हम बात करें तो पाकिस्तान एससीओ का मेंबर रहा, अभी भी है। चौथे की बात करें हम तो कजाकिस्तान भी एससीओ का मेंबर है, इस बार उसने मीटिंग करी है। एक है किर्गिस्तान भी इसका मेंबर है। बात करें उसके बाद में ताजिकिस्तान, तो ताजिकिस्तान भी मेंबर है। उसके बाद में बात करें उज्बेकिस्तान,
तो उज्बेकिस्तान भी मेंबर है। बात करें रूस, तो रूस भी एससीओ का मेंबर है। ठीक है, 8 तो ये हो गए। पिछले साल 2023 में ईरान एससीओ का मेंबर बना। ईरान कब से आया है? पिछले साल आया था 2023 में। 2023 में एससीओ का नोवा देश जो शामिल हुआ वो कौन है? ईरान। ईरान लगभग हर संगठन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता। वो ब्रिक्स में भी आ गया है ना। वो देखो एससीओ में पहुंच गया है। और इससे ना एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। संगठनों से जुड़ना कोई बुरी बात नहीं है। संगठनों का फ़ायदा मिलता है आपके ट्रेड को, आपके व्यापार को। अगर हम कहें कि जहाँ चाइना बैठेगा हम ना बैठेंगे, है ना, होता नहीं होता कि देखो जी बड़े वाले ताव खाएंगे तो हम तुम्हारे रोटी ना खाएंगे, तो आदमी कहता भाई ताव तो खाएंगे। तो अब कौन छूट गया? हम छूट गए ना, एक जिद की वजह से। अबे बाबले हो रहो, खाने की बात है दावत की है भाई। यही इंटरनेशनल व्यापार है। और इसमें क्या होता है कि कोई दुश्मन नहीं है और कोई दोस्त नहीं है। और इस सबसे अच्छा मकसद ये होता है हर दुनिया का देश अपने अपने ट्रेड को, व्यापार को आगे बढ़ाता। तो व्यापार तभी आपका आगे बढ़ेगा ना जब आपकी उठ बैठ लोगों के साथ होगी। तुम कोई दुकान कर लो और उस दुकान पे किसी से अच्छा व्यवहार मत रखो, आपकी दुकान पे जो कस्टमर आ रहे थे वो अब कम होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी इन संगठनों का महत्व है। तो नौवां देश बना ईरान, और इस बार 10वां देश आ गया है बेलारूस। बेलारूस, और ये अभी आया है 2024 में। तो ये जो देश जुड़ते हैं ना नए वाले, जैसे ईरान 2023 में जुड़ा और बेलारूस 2024 में जुड़ा। ठीक है, ये जो जुड़े हुए मुल्क होते हैं नए वाले, ये भी पेपर में पूछ ले जाते हैं, इनके भी सवाल बन जाते हैं। और बनते ही हैं सवाल। वो ये पूछ लेगा कि बताओ इनमें से कौन सा देश जो है वो एससीओ का मेंबर नहीं है। अफ़गानिस्तान नज़र आ रही है आपको? बोलो। अच्छा, मध्य एशिया के अंदर तकरीबन 5 देश आते हैं, जिनमें से 4 हैं मध्य एशिया में, मिडिल ईस्ट में 5 देश हैं। 5 देशों में कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। एक तान छूट गया, तो वो कौन सा नहीं है? तो तुर्कमेनिस्तान जो है वो एससीओ का मेंबर नहीं है। और वो ऐसा सवाल बना देगा कि बताओ इनमें से कौन सा एससीओ का मेंबर नहीं है ना। और ये इनाम देगा वो, है ना, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना। और आपको लगेगा कि आप जो है ना सवाल में फंस गए अब। ठीक है, क्योंकि एक ही मुल्क बचा है मिडिल ईस्ट का जो इसका मेंबर नहीं है, वो है तुर्कमेनिस्तान। तो आप थोड़ी सी जिम्मेदारी ले लीजिए अपनी, और ये जो देश आपने लिखे हैं ना, इनके पीछे है इनकी राजधानी और लिख दीजिए। जितनी कंट्रियों की आपको राजधानी याद हो वो जल्दी से आप नोट डाउन करके मामले को रफा दफा करिए। आपके लिए 1 मिनट का समय है। एससीओ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। राजधानी आपको लिखनी है 10 कंट्री की। इससे पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या चल रहा है ना। दस सवाल हैं और 10 सवाल, एक सवाल 10 नंबर का है ये, तो 10 सवाल 100 नंबर के हो गए।
इससे पता चल जाएगा कि आपका स्कोर क्या होने वाला है पेपर में। ये आज बिल्कुल रियल निकल कर आएगा, ये रियल परसेंटेज आने वाली है आपकी। कैमरे वाले तो लिख रहे हैं अपने आप। चलिए भाई, तो देखो कुछ की राजधानी मुझे पता था, आपको पता है, जैसे चीन की राजधानी बीजिंग है ना, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। भारत की नई दिल्ली है तो यहाँ भी कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद, उसके बाद में रूस की राजधानी मॉस्को, अच्छा ईरान की तेहरान। यहाँ तक तो आप ऐसे चले जैसे मैं चला हूँ, है ना। कजाकिस्तान की चूँकि अभी बता दी थी मैंने, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी, अस्ताना। तो किर्गिस्तान की बिश्केक, ठीक है। ताजिकिस्तान की दुशांबे, अच्छा उज्बेकिस्तान की ताशकंद, अच्छा बेलारूस की मिन्स्क। बेलारूस की जो राजधानी है वो क्या भैया, मिन्स्क। चलिए, ये बात हमने कर ली एससीओ के बारे में। एक क्वेश्चन है और वो सवाल ये है कुछ इस तरह से, 2027 में, सुन लो भाई, 2027 में एशियाई फुटबॉल कप की मेजबानी किसको दी गई है? 2027 में एशियाई फुटबॉल कप की मेजबानी कौन सा मुल्क करेगा? अभी क्या देखो, एशियाई फुटबॉल कप होता है हर 4 साल में एक बार। अब इसका मतलब 4 साल में एक बार होगा, तो जाहिर सी बात अगर 27 में होगा तो 23 में हो गया है पिछले साल। तो पिछले साल एशियाई फुटबॉल कप की मेज़बानी कतर ने कर ली है। अब कतर ने कर ली है तो उसके बाद जो नंबर आना था, किसका नंबर आएगा, किसको मेज़बानी दी गई है? इसमें 2 देश जो थे वो रेस में थे। 2 देश जो थे वो रेस में थे। एक हमारा देश भारत, हम कह रहे थे हमें मेज़बानी दो, हम कराएंगे। और एक सऊदी अरब। कौन था? सऊदी अरब। मैंने बताया नहीं कि सऊदी अरब इस समय खेलों को बढ़ावा दे रहा है। वो कहता है कि आईपीएल में हमें हिस्सेदारी दे दो, हम आपको बड़े अच्छे स्टेडियम बना के देंगे अपने देश में। कहाँ? सऊदी अरब में। और आप हमारे यहाँ का खेल खेलो। वो चाहता फुटबॉल हो, दुनिया की कोई सी भी लीग हो। वो कहता शारजा मत जाओ। तुमने देखा होगा कि जब कभी हमारे यहाँ समस्याएं आती हैं, बारिश की या कोई और दिक्कत होती है, तो क्रिकेट के इवेंट जो हैं वो यूएई में शिफ्ट हो जाते हैं। यूएई में, दुबई में मैच होते हैं, है ना। अभी ये महिलाओं का वर्ल्ड कप हो तो रहा, ये यूएई में तो हो रहा। अच्छा, महिलाओं का वर्ल्ड कप हो रहा है, शारजा में मैच होते हैं, दुबई में मैच होते हैं।
आबू धाबी में मैच होते हैं। एक बार तो हमने आईपीएल ही कराया था, कहाँ, यूएई में। अच्छा, यूएई की टीम इतनी बड़ी है नहीं, लेकिन क्या है, यूएई के पास में एक मैच कराने के लिए अच्छे स्टेडियम है जहाँ वो मैच कराते हैं। और दुबई एक ऐसा शहर है जहाँ कनेक्टिविटी हर मुल्क की है। दुबई एक ऐसा शहर है जहाँ मतलब ऐसा मान लो कि कोई दिन ऐसा ना होगा जहाँ हर देश की कोई ना कोई एयरलाइंस ना आती हो। बोलो, तो अब क्या है, दुबई का क्या फ़ायदा है, यूएई का फ़ायदा क्या है? जब मैच होंगे तो उनके जो स्टेडियम है वो किराए पे चल रहे हैं, नहीं चल रहे? अरे फ्री में थोड़ी करा रहे हैं, वो उनका चार्ज ले रहा है आपसे। कमेटी जो कराएगी, जो आयोजक होंगे वो उन्हें चार्ज देंगे। और प्लस क्या है, अगर एयरपोर्ट से उतर के अगर आप स्टेडियम तक जाओगे तो उनके ऑटो रिक्शा में बैठ के जाओगे, कुछ खाओगे तो वहाँ के लोग जो व्यापार कर रहे हैं उन्हीं से खरीदोगे। बोलो, इसका मतलब क्या है कि एक मैच मात्र होने से कितने लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिल लिया है। बोलो, तो इसी प्रकार से सऊदी अरब की ये सोच रही है कि वो यूएई की तरह डेवलप हो, क्योंकि इन्हें खाड़ी के मुल्कों को पता है कि आने वाले 25-30 साल बाद ये जो तेल के कुएं हैं ये सब सूखने वाले हैं। आने वाले समय में ये जो पेट्रोलियम का भंडार है जिसे कई सैकड़ों वर्षों से देश इस्तेमाल कर रहे हैं, आने वाले समय में क्या होगा, ये सब ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर सऊदी अरेबिया, ये जो खाड़ी के मुल्क हैं, उनके यहाँ के लोगों का क्या होगा, उनके यहाँ के लोगों का क्या होगा? अब एक बात बताओ, एक शहर होता, खेतीबाड़ी का काम गांव में होता, सब्जी उगाने का काम गांव में होता, नहीं होता? तो शहर में क्या है? शहर में सेवा क्षेत्र के अलावा कुछ भी नहीं है। सेवा ही तो है, लेकिन गांव के चारों तरफ के लोग अपनी सब्जी और अपना अनाज मंडी में बेचने लाते हैं। मंडी कहाँ है? शहर में है। तो अब क्या है कि शहरों के अंदर व्यापार है, सेवा क्षेत्र है, और उसी सेवा क्षेत्र की वजह से शहरों का डेवलपमेंट है। अगर यही सेवा क्षेत्र का विस्तार खत्म हो जाए या सेवा क्षेत्र खत्म हो जाए शहरों से, तो शहरों में क्या रह जाएगा खंडर के अलावा? जबकि गांव में उत्पादन हो रहा है, गांव तो जड़ है, गांव तो रीढ़ है। इसी प्रकार से सऊदी अरेबिया का कहना यह है कि वो हर प्रकार के इवेंट को कराने के लिए तैयार है, लोग उसे मौका दें। और वो आने वाले जो प्रिंस वहाँ के हैं, राजा हैं सलमान, वो ये चाहते हैं कि आने वाले समय में सऊदी अरेबिया को एक अलग पहचान मिलनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखो, ये 2027 में एशियाई फुटबॉल कप की मेज़बानी किसको दे दी है? फिलहाल सऊदी अरब को। सऊदी अरब। अब देखो, ओलंपिक खेल हैं भारत में आज तक नहीं हुए। मोदी जी कह रहे हैं कि अब हमें दो, हम कराएंगे, क्योंकि इन इवेंट को कराने से भी बहुत बड़ा लाभ आपको मिलता। हालांकि कुछ पीछे गलतियां हुई जिनकी वजह से, जैसे राष्ट्रमंडल खेल सही से हम नहीं करा पाए, बहुत सारी चीज़ हम सही से नहीं करा पाए। तो इंटरनेशनल कमेटियां जो होती हैं वो ये सोच के देती हैं कि जो खेल हैं वो अपने समय पर सही ढंग से होने चाहिए। ठीक है, चलिए एक और सवाल, एक लाइन की बात थी बस। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ये 2023 में हुई थी। और ये ऐसे ऐसे सवाल जो होते हैं ना, छोटे से आपको नज़र आते हैं, ये एसएससी के लिए दानों की तरह होते हैं, वो चुग लेते हैं दाने। ये हमें चाहिए बड़ा हेडिंग, खूब बड़ी बात। ठीक है, कि भारत ने पहली बार जो है G20 की मेज़बानी करी। आज तक क्वेश्चन किसी पेपर में आया? वो तुमने किसी में देखा हो तो मुझे बताओ। मैंने तो देखा ही ना, क्योंकि उसे पता चल गया ना, ये पूछ के क्या करना, पेपर आउट करना। अरे पेपर ही आउट हो गया अगर ऐसे सवाल बनेंगे तो। ठीक है, सभी को पता है। तो वहाँ कंपटीशन होगा कहाँ? तो
एग्जामिनर ये सोच के चलता है कि एक बच्चा मैक्सिमम क्या चीज़ें पढ़ सकता है और वो छोड़ क्या सकता है, तो कितने बच्चे कौन सी चीज़ों को छोड़ सकते हैं, है ना। उन्हें लगता है कि राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप, जब ये नंबर आएगा ना कि राष्ट्रीय है, नेशनल है, छोड़ दीजिए, बस वो वहीं से उठा लेगा। ठीक है, तो याद रखो ये जो चैंपियनशिप है, देखो आइस वाली है, हॉकी है, आइस हॉकी है। अब आइस हॉकी है तो बर्फ़ पे खेली जाएगी। अब बर्फ़ पे खेली जाएगी तो हमारे यूपी में कहाँ इसका आयोजन करें बताओ, है, हम इतनी सारी बर्फ़ कहाँ से लाएंगे। तो पहली बात तो इनके आयोजन वहीं होते हैं जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं। तो इसका जो आयोजन हुआ वो आयोजन हमेशा याद रखो पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ बर्फ़बारी होती है। तो लद्दाख में इसका आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? लद्दाख में। लद्दाख हो गया, है ना, ये आपका हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया। ठीक है, तो सिक्किम वगैरह है, सिक्किम में तो खैर नहीं होते इतने, लेकिन उत्तराखंड में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, और यहाँ बर्फबारी होती है, यहाँ पर होते हैं। इसका विजेता कौन बना है? देखो जी, आइस हॉकी वो खेलेगा जो आइस पर रहता होगा, है ना भाई। जो दिन रात आइस में काम कर रहा बर्फ़ में, वो ही इस खेल में एक्सपर्ट हो सकता है। और ये काम है हमारे एक पैरामिलिट्री फोर्स का, आईटीबीपी का। आईटीबीपी जो इंडो तिब्बत बॉर्डर पर रहती है, हिमालय के दुर्गम इलाकों में रहती है आईटीबीपी। तो आईटीबीपी का मुकाबला बर्फ़ से है। आईटीबीपी का मुकाबला जितना चीन से है उससे कहीं ज़्यादा बर्फ़ से है। दुर्गम इलाके आप देखो, है ना, पहाड़ों की चोटियों पर उनके कैंप हैं और वहाँ बर्फ़बारी होती है, खूब बर्फ़बारी होती है, क्योंकि भारत और चीन की सीमा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आईटीबीपी के हाथों में है। ठीक है, तो ये चैंपियनशिप किसने जीती है? तो आईटीबीपी ने। आईटीबीपी, मुझे सबसे ज़्यादा खतरनाक काम पैरामिलिट्री फोर्स में आईटीबीपी वालों को लगता, क्योंकि जहाँ ये पता नहीं है कि कब कौन सी पहाड़ी भूस्खलन की चपेट में आ जाएगी, और कैंप होते हैं उनके नीचे, है ना, और दुर्गम इलाके, पहाड़ पर जाना आपको, तो आना जाना, कुल मिला के हिमालय के उस इलाके में ये लोग रहते हैं जहाँ जनजीवन बहुत कम आपको दिखाई देगा, दुर्गम इलाकों में, है ना, जहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ में ऑक्सीजन लेवल भी तो कम होता है ना, ऊंचाई के साथ साथ, तो उस इलाके में ये लोग रहते हैं। तो इन्होंने जो है लद्दाख को हरा दिया था, लद्दाख को फाइनल में हरा कर लगातार तीसरी बार जो है ये आइस हॉकी चैंपियनशिप इन्होंने जीती है आईटीबीपी ने। चलिए एक क्वेश्चन, पिछली बार भी सवाल पूछा गया था, वाणी जयराम का निधन, वाणी जयराम का निधन, तो वाणी जयराम का संबंध किस कला से था? तो वो थी प्लेबैक सिंगर, पार्श्व गायिका। पार्श्व गायिका को प्लेबैक सिंगर कहते हैं, है ना। पर्दे पर कोई और गा रहा होता है लेकिन रियल में आवाज़ किसी और की होती है, जैसे फिल्मों में देखते हैं हम लोग, है ना, कि हीरो गाना गा रहा है, हीरो के बाप से गाना ना गाया जाए, गाना तो कोई और गा रहा होता है, नहीं है। हाँ, अच्छा देखो, इसमें देखिए इनको एक उपनाम दिया गया, आधुनिक मीरा। आधुनिक मीरा, इन्होंने जो है भजन बहुत गाए हैं, कई भाषाओं में गाए हैं, साउथ इंडिया की रहने वाली हैं वो, और इनको भारत सरकार से एक सम्मान मिला। भारत सरकार से जो सम्मान मिला था उसका नाम था, देखिए 2023 में एक सम्मान मिला इनको पद्म भूषण का। कौन सा? पद्म भूषण, जो कि तीसरा नागरिक सम्मान है हमारा। लेकिन क्या है, जब इनके नाम का अनाउंस हुआ था तो ये जिंदा थी, पिछले साल ही तो इनकी डेथ हुई है, वाणी जयराम की। जब इनके नाम का अनाउंस हुआ था कि इनको भारत सरकार जो है पद्म भूषण का सम्मान देगी, तो ये जिंदा थी। लेकिन
जब वो सम्मान जो है वितरित हुए उससे पहले इनकी डेथ हो गई। तो सम्मान जो है वो कहते नहीं है कि मिलना था, वो सम्मान जितना भी था वो उतना मिल गया उनको, और कहते हैं कि जो मौत है वो वेट नहीं करती फिर, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई रुक जाओ मैं सम्मान तो ले लूँ, है ना, मिल लिया है तो, लेकिन कुल मिलाकर उनकी डेथ हो गई। चलिए, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। फैक्ट्री का नाम क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है ये, और सरकार का पर्पज़ यही है कि उन्नत किस्म के और अच्छे और अधिक क्वांटिटी में हेलीकॉप्टर बनाए जाएं। एक्चुअल में क्या, हम जो है डिफेंस के मामले में भी बहुत सारे हेलीकॉप्टर ख़रीदे हैं हमने, जैसा अमेरिका से ख़रीदा चिनूक, नहीं ख़रीदा है ना, अपाचे, तो कई सारी चीज़ें हम लेते हैं। और वैसे भी हम चाहते हैं कि अब हम इतने सक्षम हो जाएं कि हम इन चीज़ों को क्या करें, निर्यात करें। अब तक आयात कर रहे थे, अब निर्यात करना हम चाहते हैं, ठीक है। तो एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है, और कहाँ पर लगी है, बस स्थान ही तो तुम्हें याद रखना है। स्थान का नाम है तुमकुर, तुमकुरु कहते हैं उसको, तुमकुरु है, और तुमकुरु जो है वो कर्नाटक में है। ये ज़रूर याद रखो, एसएससी इस सवाल को पूछ लेगी, हालांकि पिछले वर्ष का सवाल है, लेकिन इस सवाल की पावर बहुत बड़ी है आज भी, कि एशिया का या एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री जो है वो कहाँ लगी थी, तो वो तुमकुरु में लगाई गई है, कर्नाटक के तुमकुरु में। चलिए, एक और सवाल, छोटे छोटे पॉइंटों, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल, लद्दाख का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल, देखो जब जब सवाल पहला बन जाता ना तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता कि लद्दाख के किस स्थल को, लद्दाख का वो पहला स्थल कौन सा है जिसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, कौन सा वो स्थल है उसका नाम बताना है। तो भैया उसका नाम है, उस स्थल का जो नाम है याया तसो झील। याया तसो झील जो है वो कहाँ की है, लद्दाख की है, और इसी झील के आसपास के एरिया को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में मान्यता मिली है, ठीक है। इम्पोर्टेंट सवाल है एसएससी के हिसाब से। चलिए एक बात मुझे बता दो, बस एक बात पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, बताइए जैव विविधता अधिनियम कब का था? जैव विविधता अधिनियम, तो याद रखो ऐसे एक्ट भी पूछ लेगा तो वो था बेटा 2002 का, 2002 में आया था जैव विविधता अधिनियम।
और लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा है? याया तसो। अभी क्या है, एक बंदरगाह है जो चर्चा में चला था, आपने हम्बनतोता का नाम सुना होगा। हम्बनतोता बंदरगाह कहाँ का है? किस देश का? श्रीलंका का। हम्बनतोता बंदरगाह कहाँ का है? श्रीलंका का, जो चीन को पट्टे पे लीज पे दिया। अच्छा, ग्वादर बंदरगाह कहाँ का है? ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान का, वो भी चीन को लीज पे दे दिया पाकिस्तान ने। अच्छा, चाबहार बंदरगाह कहाँ का है? ईरान का है, लेकिन उसका जो डेवलपमेंट है वो भारत ने कराया है, और इस वजह से कराया भारत ने ताकि अफ़गानिस्तान तक भारत आसानी से पहुंच सके, क्योंकि स्थल मार्ग जो पीओके वाला हिस्सा है वो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, तो हम अफ़गानिस्तान से जुड़े हुए नहीं हैं। अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, समुद्र से वो लगा हुआ नहीं है, लेकिन हम अगर समुद्र से उसको जोड़ना चाह रहे हैं तो हमने क्या काम करा है, हम चाबहार गए हैं, चाबहार से ईरान का बंदरगाह हमने उसका डेवलपमेंट करा है, और हम अफ़गानिस्तान तक अपनी हमने पहुंच बनाई है। ठीक है, और सिर्फ इसलिए बनाई है क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनमें खुशहाली आए, इसी वजह से। एक ऐसी बंदरगाह चर्चा में रहा है, उस बंदरगाह का नाम है हाइफा। ये पिछले साल चर्चा में था, हाइफा बंदरगाह। हाइफा बंदरगाह। पहला सवाल तो यह है आपके लिए कि हाइफा बंदरगाह जो है वो किस देश का है? तो जैसे मैंने हम्बनतोता बताया था श्रीलंका का, ग्वादर बताया था पाकिस्तान का, चाबहार बताया था ईरान का, ऐसी हाइफा बंदरगाह जो है वो इजराइल का है। किसका है? इजराइल का। तो हाइफा बंदरगाह जो है वो इजराइल का है। अभी चर्चा में क्यों रहा भाई? ये चर्चा में क्यों रहा हाइफा बंदरगाह? इसके चर्चा में रहने के पीछे कारण है। भारत में एक ग्रुप है, उसका नाम है अडानी ग्रुप। गौतम अडानी नहीं है? तो अडानी ग्रुप ने इसका अधिग्रहण कर लिया है, और अधिग्रहण करना आप जानते ही हैं, उसको खरीद लिया है अडानी ग्रुप ने, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अडानी ग्रुप ने इस बंदरगाह का अधिग्रहण कर लिया है। किस बंदरगाह का? हाइफा बंदरगाह का। जबकि ये किस देश का बंदरगाह है? इजराइल का बंदरगाह है। ठीक है, व्यापारिक दृष्टि से और एज ए पर्यटक दृष्टि से हाइफा बंदरगाह का बहुत बड़ा महत्व है, और ये बहुत बड़ी बात है कि भारत के किसी बिजनेसमैन ने, है ना, दूसरे मुल्क के किसी पोर्ट को अधिकृत किया है। अब इसमें समय सीमाएं होती हैं, जैसे 99 साल के पट्टे होते हैं ना, तो वैसे ही जैसे चाइना ने अधिग्रहण कर लिया किसका? हम्बनतोता का, ग्वादर का। जैसा हमने ईरान से बंदरगाह लिया है ना, तो उसकी भी एक समय सीमा है, डेडलाइन है, तब तक वो हमारे पास रहेगा, उसका इस्तेमाल हम करेंगे, इस तरह से। ठीक है, तो ये हाइफा बंदरगाह किस वजह से चर्चा में रहा? तो इसकी चर्चा में वजह है कि इस हाइफा बंदरगाह का जो अधिग्रहण करा है, वो अधिग्रहण करा है भैया अडानी ग्रुप ने। अडानी ग्रुप, ठीक है, और अडानी ग्रुप ने इसका अधिग्रहण कर लिया है, और अडानी ग्रुप इंडिया का है, भारत का। पहले तो एक दौर में मुकेश अंबानी से भी आगे निकल गए थे गौतम अडानी। और ये क्या होता है ना, ये हकीकत है कि दुनिया में उतार चढ़ाव तो आते हैं भाई। कभी कोई
पैसे के मामले में थोड़ा ऊपर जाएगा, कभी कोई नीचे जाएगा, लेकिन क्या होता है कि आप जिन जिन इंडस्ट्रियों में निवेश कर रहे हैं आपको उनमें आने वाली चुनौतियों का डट के मुकाबला करना पड़ेगा। आप छोड़ के नहीं भाग सकते, और जो छोड़ कर नहीं भागता तो समझ रहे हैं फिर वो लंबा सफ़र तय करता। जैसे रिलायंस वालों ने एनर्जी पे कंट्रोल कर लिया, नहीं कर लिया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है चुनौतियां तो आती होंगी उनके सामने भी। चलिए एक और सवाल है, और सवाल ये है देखिए, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ वो मैं बाद में बात बताऊंगा असम वाले की। एक पोर्ट है जिसका नाम है ओडेसा, ओडेसा को शामिल किया है। ये ओडेसा पिछले साल बहुत चर्चा में था। ओडेसा जो है ये पिछले ये उड़ीसा नहीं है, ठीक है, ये ओडेसा है। ये पिछले साल वाला चर्चा में रहा। चर्चा में रहने की वजह क्या है मैं पहले बताऊंगा। कहा जाता है ये यूक्रेन का ऐतिहासिक बंदरगाह है। कहाँ का है? यूक्रेन का ऐतिहासिक, यूक्रेन का ऐतिहासिक बंदरगाह है। कौन सा? ओडेसा। और ये काला सागर में है। कहाँ है? काला सागर, ब्लैक सी कहते हैं ना, तो ये काला सागर में है बंदरगाह। एक्चुअल में क्या हुआ था जब अटैक चल रहे थे रसिया के, तो चूँकि ऐतिहासिक पुराना बंदरगाह है तो युद्ध में तो साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल होता है। तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति जेलेंस्की थे उन्होंने अनुरोध करा कि साहब इसको बचाइए किसी भी तरीके से, है ना। तो बताया जाता है कि इसको यूनेस्को ने अपने अंडर में ले लिया, और जब कोई चीज़ यूनेस्को के अंडर में आ जाती है तो उसके संरक्षण की जिम्मेदारी यूनेस्को की बन जाती है। चाह के भी रसिया अब इस पर अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह से ये याद रखें। ये एक एक लाइन के सवाल हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। देखना इस बार जो करंट के सवाल आएंगे आपका कैसा हाथ नहीं आते हैं, कैसे पकड़ में नहीं आएंगे, हर सवाल पकड़ में आएगा, ठीक है। चलो भाई।